एवरीवन। चलिए अब आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग का अपना जो स्टडी है वो एकदम लास्ट मोमेंट पे, यानी जो हम लोग करते हैं, जो बच्चे आजकल बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 10th के हो गए और पहले के हो गए, वो कैसे कहते हैं कि मतलब जब उनको टाइम पता नहीं होता कि अब एकदम एंड मोमेंट आ गया है, तब जाके वो बच्चे जाके काम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब उसके पहले तक वो लोग बिल्कुल बिल्कुल बिंदास होते हैं। और अभी आज तक में क्या चल रहा है कि लॉकडाउन चल रहा था, तो लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि पढ़ाई क्या, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जब पता चल गया कि डेट शीट आने वाली है, एकदम लॉन्च होने ही वाली है, तब जाके अब पता चल रहा है कि अब हमें सारा सिलेबस कवर अप करना है। तो वही उसी बारे में आज हम बात करेंगे कि हम लोग सारे सिलेबस को पूरा कवर अप कैसे करें। ठीक, तो हर डे के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि आज कौन सा चैप्टर, आज कौन सा चीज कवर अप होनी चाहिए। एंड जो भी लोग वीडियो को देखेंगे वो प्लीज एंड तक बने रहिएगा और देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो और आप क्या पढ़ने वाले हैं, अपने अकॉर्डिंग आपके क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लाएंगे। इस वीडियो को देखकर पूरा टाइम टेबल मैं बनवा दूंगी आपका इस वीडियो में। हर बच्चा अपना अपना इक्वली टाइम डिवाइड करके अपने हिसाब से, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पबजी खेलते होंगे, कुछ सीओसी वाले होंगे, सीओसी का फुल फॉर्म आई डोंट नो, ठीक, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वो सब, और कुछ बहुत ज्यादा घूमने वाले होंगे, रील्स बनाने वाले होंगे। तो ये सारे जो काम करते हैं आप लोग, वो सब अच्छी बातें हैं, ये सब आप अपने तक ही रखिए। लेकिन जब पढ़ाई की बात आ रही है तब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, देखिए आज का टॉपिक भी मैंने लिख रखा है, हाउ टू स्टडी ऑल सब्जेक्ट इन अ वेरी फ्यू टाइम। ठीक, और हम लोग के काम क्या होते हैं, जैसे लालची बिल्ली होती है ना, एकदम एंड मूवमेंट पर वो बिल्ली को क्या चाहिए रहता है, वो ढूंढती है कि खाने के लिए, तो वो करते हैं हम लोग। ठीक, तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए इसीलिए मैंने बिल्ली बना के रखी है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं ना, वो सब बिल्ली की तरह होते हैं, एकदम लालची। उनको जब पेपर नजर आ रहा है तब फिर उन्हें पढ़ना है, नहीं पेपर नजर आएगा तो उन्हें नहीं पढ़ना, मतलब डर होना चाहिए। तो वही डर के लिए ही अब एकदम एंड मोमेंट है तो अब तो डर आना ही आना है, तो इसी को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th सीबीएसई के बारे में। तो क्लास 10 सीबीएसई में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट्स क्या होंगे चलिए बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख लिए हैं, केवल 6 सब्जेक्ट हैं आपके, और उन 6 सब्जेक्ट में भी आपके पास ये एक हिंदी वाला जो आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये डब्बा बना दे रहा है इसमें भी, जो हिंदी का आपका सब्जेक्ट है, और ये जो कंप्यूटर, इन 2 सब्जेक्ट में तो आप लोग मतलब ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। हिंदी क्या करते हैं बच्चे की एकदम एंड मूवमेंट पर जाके हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिंदी को हम लोग एकदम ऐसा साइड कॉर्नर रख सकते हैं जब आपको ये सारे सब्जेक्ट रेडी नहीं है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा जो है वो साइंस, मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका इंग्लिश और एसएसटी। इंग्लिश को भी बच्चे बहुत जो है बहुत हल्के में लेते हैं, मगर हम आपको एक बात बताएं, मैंने हिंदी को कहा जरूर है कि साइड में रखें, बट सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपकी हिंदी होगी। क्योंकि अगर आप सपोज करिएगा, अगर आपके इसमें 60-70 कुछ मार्क्स आते हैं, मैथ्स में आ गए आपके 100 ऑन समथिंग 80 आ गए, इंग्लिश में आपके आए 60, एसएसटी में आपके आए 40-50 वॉट एवर, हिंदी में अगर आपने 90 प्लस स्कोर कर लिया तो आपका जो इधर पे जो एसएसटी में जो कम हुआ वो हिंदी उसको कवर अप करवा देगा। तो इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट को हम छोड़ा नहीं करते, सारे सब्जेक्ट को हमें इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वली उनको पढ़ना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी स्ट्रीम डिवाइड करवाने में आपको हेल्प करने वाले हैं, जैसे आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, और इंग्लिश तो खैर कॉमन ही सब्जेक्ट है। तो ये 2 सब्जेक्ट जो होते हैं, मेनली बच्चे इन्हीं 2 सब्जेक्ट की कोचिंग भी करते हैं, मेनली ऐसा होता है, और एक इंग्लिश। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा करना है, ताकि क्या हो कि आप जो है अब गलतियां करते आ रहे हैं वो गलतियां होना कम हो जाए। डे टू डे लाइफ में जो हम लोग नॉर्मल चीजें कर रहे होते हैं वो चीजें कम होनी चाहिए। इतनी ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक्स जो करते हैं वो सब चीजें की वजह से ही नंबर कम होते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं कि वो फुल स्टॉप के बाद से, मतलब अगर कोई कैपिटल लिखना है तो वो कैपिटल लेटर लिखना ही भूल जाते हैं, वो उसकी जगह लिखेंगे स्मॉल p। तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं, आपको लगता है कि टीचर नोटिस नहीं करता, बट ऐसा नहीं होता। पैराग्राफ में लिखते हैं बहुत बच्चे, पैरा में लिखते हैं बहुत बच्चे, पॉइंट्स में लिखते हैं। तो आंसर जो होते हैं, जब आप पॉइंट में लिख रहे हो, आप खुद सोचो, अगर आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ मिल जाता है तो आप उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। और अगर वही चीज अगर आपकी जो कहते हो आप, अगर ये पॉइंट में लिखा हो, अगर ये ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पे कवर अप हो गए, उसके बाद फिर अगर आपको कोई चीज पॉइंट में मिल गई, फिर पॉइंट में मिल गया,
तो आप उसको रीड डाउन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट में नहीं, अगर ये ऐसे पैरा में लिखा हो, 1 पैरा एंड देन 2nd पैरा लाइक दिस, तो आप नहीं पढ़ पाते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। वैसे ही सेम टीचर के साथ होता है। टीचर भी क्या करता है कि एंड में उसको पता होता है कि बच्चे लिखे हैं, वो कुछ भी लिखे रहते हैं, तो उसको पढ़ता नहीं है टीचर फिर उतना ध्यान से, और उसी हिसाब से फिर आपको नंबर भी कम मिलते हैं। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आप पेपर पैटर्न को, पेपर सॉल्व कैसे करें, पेपर पैटर्न कैसे होते हैं, क्या क्या तरीका है, ये सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको साइंस बताते हैं कि साइंस को कैसे करते हैं। आपको रिड्यूस सिलेबस नहीं पता होगा, और डिलीटेड पोर्शन नहीं पता होगा, रिड्यूस नहीं पता होता, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग ना, पहले हम आपको बताएंगे साइंस को कैसे तैयार करें। और साइंस के अंदर भी 3 चीजें हैं आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो स्टार्टिंग विद बायो, ठीक है गाइस। तो हमने अभी आपको बताया कि हम साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, पहले बायो से बात करेंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास है फिजिक्स, देन है केमिस्ट्री। तो अब बात करते हैं हम लोग बायो के बारे में। तो बायो का सबसे पहला जो चैप्टर है, इसमें मैंने यहाँ पे 3 चैप्टर लिख रखे हैं, ठीक। इसमें एक और चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक। तो अब आपका जो इवोल्यूशन नाम का एक जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी आपके कोर्स में अगर वैसे ये चैप्टर आ नहीं रहा है, और अगर आता है इवोल्यूशन, केवल इवोल्यूशन, हेरिडिटी तो आ रहा है, अगर केवल इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये सीबीएसई में आ रहा है कि इसके बहुत ही कम बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे, सॉरी आईसीएसई में, सॉरी यूपी बोर्ड में आ रहा है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो ये केवल यूपी बोर्ड में अगर आएगा तो उसमें उसका केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर आता है सीबीएसई में तो उसमें केवल इंट्रोडक्शन आएगा, इसके अलावा इवोल्यूशन से कुछ खास नहीं आना है। और आपका आईसीएसई में तो ये चैप्टर नहीं है, ओके। तो अब बात करेंगे लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। ये केवल ये 3 चैप्टर है जो आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि जब आपके सीबीएसई के जो पेपर की डेट शीट आई है, वो तो मार्च की आई है कि मई की आई है ना, तो आप लोगों को अरे कहना क्या चाहते, अभी अपनी डेट शीट नहीं पता होगी। आप लोग अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या डेट शीट आई है, ठीक। देखिए, तो क्या करना है कि आपकी जो डेट शीट भी काफी टाइम है आपके पास, अप्रोक्स 2 to 2.5 मंथ तो होगा ही नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करने का टाइम मिल रहा है। अब तक आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपका जितना कुछ भी है, जैसे आपका हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके अंदर है, और आपका से आपके बहुत सारे चैप्टर्स उसके अंदर कंसीडर किए गए हैं, जो कि बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में, बट वो पूछे पूरे ही जाते हैं, इसलिए आपको वो पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले आपका हार्ट है, यानी कार्डियक सिस्टम, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम उसको ही बोलते हैं, वो भी आपका उसी के अंदर बिलोंग करता है। फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम उसी के अंदर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी लाइफ प्रोसेस के अंदर है, और देन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये चारों सिस्टम पूरे पूरे आपके पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस जो है चैप्टर दिखता बहुत छोटा है, बट ये है बहुत ही बड़ा, ठीक। तो ये जितनी चीजें भी अभी मैंने बोली हैं, ये सारे सिस्टम्स जितने भी बोले, ये केवल ह्यूमन के ही नहीं, ये सारे एनिमल के भी आएंगे, और ठीक है। तो कई सारी चीजें तो प्लांट के बारे में भी आएंगे, जैसे जाइलम फ्लोएम के बारे में आएगा। हम टाइम टू टाइम उसके वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। मेरा जो मेनली सब्जेक्ट रहेगा, जो मुझे पढ़ाना है, वो है आपका बायो, ठीक। देन आपके पास है इंग्लिश, जो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन अब मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के को बिलोंग नहीं करवाऊँ, या आपका मैथमेटिक्स भी मैं वो सब्जेक्ट भी आपको नहीं समझाने वाली हूँ। मैं केवल आपको ये बता रही हूँ कि आपको हर दिन पे किस तरीके से रिवाइज ऑन करना है, ताकि आप चैप्टर वाइज उसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बच्चे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, तो उनके पास, अगर आपके पास बुक्स नहीं है प्रॉपर, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप खरीदिए, बताती हूँ मैं आपको, ओसवाल की बुक खरीदिए। आप सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं वो ओसवाल की बुक खरीदिएगा, और जो आईसीएसई के बच्चे हैं वो 10 ईयर भी लगा लेंगे तो उनके लिए वो भी सफिशिएंट कह सकते हैं, उनको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, और ठीक है। तो इतना आप इसे कर लेंगे। और साथ में क्या है कि क्वेश्चन पेपर, आप पहले के 10 साल के क्वेश्चन पेपर, 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालिए, उन क्वेश्चन पेपर को स्टडी करिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर के जो पीछे के बैक क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, उन बैक क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको उस चैप्टर से कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी के जो
सॉरी, जो बच्चे सीबीएसई के हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे बिलोंग करते हैं या यूपी बोर्ड के भी हैं, तो वो दोनों का सिलेबस पूरा सेम है। सीबीएसई का और यूपी बोर्ड का, इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड की बात करें, उन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा सेम है। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। वो लोग क्या कर सकते हैं कि उनके में हर चीज़ के क्वेश्चन जो हैं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन गूगल पर उपलब्ध होते हैं। गूगल पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप उसमें डालिए और उसको लर्न करें, उसको लिखिए, उसको याद करिए। उसको अगर आप, जो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे होते हैं जो लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो वो ये क्या करिए कि हर क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार लिखिए। जब आप लिखेंगे इतना ज़्यादा ही बार, तो आपको ऑब्वियसली है कि वो आपको याद हो जाएगा। टाइम बनाइए, आप सुबह उठिए, जल्दी पढ़िए, शाम को पढ़िए। अगर जो सुबह नहीं उठ पाते, जैसे मेरे जैसे कुछ होंगे जो सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम पूरी रात पढ़ लेते हैं और हम सुबह सोते थे। तो आप भी वो कर सकते हैं। जैसे किसी की सुबह नींद नहीं खुलती, कुछ रात वाले बच्चे होते हैं जो रात में ही केवल पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग में नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, कि सुबह 3 बजे उठना है और पढ़ना है। नहीं, आपकी जब इच्छा करे आप तब उठ के पढ़िए, लेकिन आप पढ़िएगा, तभी आपका सिलेबस कवर अप हो सकता है। तो जो लाइव प्रोसेस है, अगर आपने ठाना कि आज आपको लाइव प्रोसेस कवर करना, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, नॉट फॉर मी टू टीच यू पीपल। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि उसको हम पढ़ा भी नहीं सकते अगर एक दिन में पूरा, तो आप उसको रिवाइज भी नहीं कर सकते। वो रिवीजन केवल पेपर के टाइम के लिए होता है कि हमें पता है कि ऊपर क्या क्या आने वाला है, हम उसको हेडलाइन को देखेंगे और मुझे पता है कि उसके अंदर क्या लिखना है। वो पेपर के टाइम के लिए होता है। जब आप उस चीज को रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा प्रॉपर आपको पढ़ना है, तो आप केवल हर दिन पे एक टॉपिक उठाइए। उसके अंदर जैसे अगर आपने आज आपने उठा लिया सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम उठा के उसको पढ़ने की स्टार्टिंग कर दी है आपने, ठीक, तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम पहले पूरा अपनी बुक से रीड ऑन कर लीजिए। उसके बाद जब आप पूरे बुक से आप अपना पढ़ चुके हैं, देखिए केवल रीडिंग करने से भी आपका बहुत कुछ उसमें समझ में आ जाएगा कि उसमें ऑलमोस्ट क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर की गई हैं। ठीक है, जब आप रीडिंग करते हैं, बहुत से होंगे जो कहेंगे कि मुझे इंग्लिश में ही समझ में नहीं आएगा, और अगर ऐसे, अरे कुछ बच्चे तो ये भी कमेंट करते हैं कि तो अगर हम ही पढ़ लेंगे तो आप पढ़ाएंगी क्या। तो ऐसा नहीं है, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो हमारा पढ़ाना भी बेकार है। ठीक है, तो आप उसको एक चीज़ को जब आप पढ़ते हैं, हेडिंग देखते हैं, बहुत बच्चे बहुत महान होते हैं, वो ये करते हैं कि हेडिंग देखते हैं, अरे ये नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूँ ये नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा, उनके हिसाब से नहीं चलेगा ना बेटा। पेपर आपको देना है, पेपर इजी बनेगा, क्योंकि इस बार का जो सेशन रहा है, पूरा आपका जो ईयर गया है, ये पूरा कोरोना में चला गया है, तो इसलिए पेपर इजी बनेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि आपका सिलेबस ऑलरेडी इतना कम कर दिया गया है, 50% केवल आपका सिलेबस बचा है। तो अगर आपका सिलेबस ही 50% बचा है, तो आप अगर उसमें कहोगे कि चीज़ें जो है थोड़ी कम और कर दी जाए, तो नहीं किया जा सकता। अब आपको उसके हिसाब से अपनी मेहनत को बढ़ाना है, ना कि उसको कम करवाना है। ठीक, तो आपने अगर ठाना है कि आपको एक टॉपिक कवर करना है, तो आप लाइव प्रोसेस में से अगर उठा रहे हैं, तो आपने ऐसे आप सर्कुलेटरी उठाया। बहुत जितने भी बच्चे हैं, अगर आप सर्कुलेटरी आज पढ़ते हैं, तो आज आप सर्कुलेटरी पढ़िए, और उसके बाद सर्कुलेटरी पढ़ने के बाद पूरा जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो, लेकिन उसका फिर सब कुछ कवर अप होना चाहिए, डायग्राम, लेबलिंग, उसका पूरा मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सब कुछ कवर करिएगा आप। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ही वो चीज़ कवर अप हो जाती, फिर आप उसी सेम टॉपिक के क्वेश्चन जो है बैक में दिए होते हैं, जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हैं, उसी सेम टॉपिक के क्वेश्चंस को ही केवल सॉल्व करिए। फिर क्योंकि पूरा चैप्टर लाइव प्रोसेस तो पूरा एक चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर तो आपने पढ़ा नहीं है, केवल वही क्वेश्चन करिएगा जो हार्ड के हैं। ठीक, या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लीजिए आप हार्ड के, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी आपको दे सकती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है @BKMtheology, ये आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाइए, आप मुझे वहाँ पे डीएम करिए, मैं आपको वहाँ पे पोस्ट करके आपको भेज दूंगी। आप उसको देखिएगा, चेक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको नहीं आ रहा, तो वो चीज़ आपको रिपीट मिलेगी। ठीक है, उसी सेम चीज़ का वीडियो आपको मैं रिपीट करके आपको समझाऊंगी। लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे नहीं आपको क्या चीज़ नहीं आ रही है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी हमारे लिए। आप ऐसे ही डेली हर दिन पे कोई एक टॉपिक उठाइए, उसको पूरा कवर करिए। जैसे आपका बायो का इतना जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये 3 ही चीज़ अगर आप कवर करते हैं, इवैल्यूएशन को आप भूल जाइए, इसको मैं नहीं कह रही, यहाँ तक का आप अगर कवर कर लेते हैं, तब आप मुझे बताइएगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। ठीक, इतना करने तक भी आपकी बायो इतनी कवर अप हो जाएगी कि अगर ये 30 मार्क्स की बायो आ रही है, तो आप उसमें 25 to 27 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, तब आप बात करेंगे अब हम फिजिक्स के बारे में।
फिजिक्स में आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। लास्ट में जो चैप्टर लिखा है साउंड एंड एनर्जी, इसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका डिलीट कर दिया गया, यानी आपको उसको पढ़ने की नीड नहीं। तो आप इस चैप्टर को नेग्लेक्टेबल मान सकते हैं। जैसे इधर पे इवोल्यूशन था, वैसा ही आप इस चैप्टर को भी आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि इससे कुछ खास नहीं आएगा, और अगर आता है तो 1 या 2 मार्क्स का आएगा, जो मार्क्स आप लोग ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं। जो आ रहे हैं उन चैप्टर्स को आप अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए उनमें फायदा होगा। इन चैप्टर्स को भी आप वैसे ही करिए, क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपने अगर कोई एक टॉपिक कवर किया है तो उसी सेम टॉपिक के आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप उसके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल दोनों डिफरेंट होते हैं। मेरा क्वेश्चन कह रही हूँ तो क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन एंड आंसर, जो आपका थ्योरी पोर्शन में कवर अप होता है। न्यूमेरिकल का क्या है कि आपका वो न्यूमेरिकल जो है वो डिफरेंट है थ्योरी से। ठीक है, जब आप बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में तो न्यूमेरिकल पोर्शन में जो आएगा तो न्यूमेरिकल अलग सॉल्व किए जाते हैं, क्वेश्चन अलग सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की जो बैक पोर्शन में क्वेश्चन दिए उन्हें सॉल्व करिए, साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। ठीक, जो भी न्यूमेरिकल उसके हैं उसी टॉपिक के, तब जाके आप ऐसे ही करके फिजिक्स को भी कवर अप कर सकते हैं। जो आपका अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल पोर्शन है, लाइट में तो वो रिफ्रैक्शन, रेज और ये सब कुछ है, इसमें बहुत ही कम अमाउंट में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे लाइट वाले में। ठीक, इसके अलावा जो आपको मिल रहा है वो है आपका ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई से आप ये मान के चलिए केवल थ्योरी पोर्शन ज्यादा आने वाला है। ठीक, अगर आएगा इसमें न्यूमेरिकल तो 1 या 2 मार्क्स का या 2-3 मार्क्स का, इससे ज्यादा से न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा। इसे थ्योरी आएगी, आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये सब कुछ आएगा। तो आपको ये सब कुछ पढ़ना होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई होगी इधर तक की। अब बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में देखिए मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे 5 चैप्टर। केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया गया है। केमिस्ट्री आपको यानी पूरी की पूरी पढ़नी है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला चैप्टर है, रिएक्शन एंड इक्वेशन। देन है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक, देन है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड देन एट लास्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी पीरियोडिक टेबल, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे क्वेश्चंस जो होते हैं ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और वो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके एंड में यानी जिसकी वैलेंसी या ऐसा कुछ करके आएगा कि किसकी एंड में 1 कार्बन होता है, किसके पास 7 कार्बन होते हैं, कौन से बॉन्ड शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं तो Na के पास एंड में एक सिंगल होता है, एक सिंगल एलिमेंट होगा। यहाँ पे इसके पास 7 होंगे, तो अब ये क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे इसके साथ शेयरिंग करेगा तो ये पेयर फॉर्म होगा। इसको कुछ देने की जरूरत है नहीं, इसको एक और मिल भी जाएगा तो भी कोई फायदा नहीं, तो ये इसके साथ इससे ले लेगा। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है ये सारा कुछ आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर आएगा। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, तो आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, आप केमिस्ट्री को भी सेम उसी पैटर्न से पढ़ेंगे, बस इसमें न्यूमेरिकल थे, इसमें न्यूमेरिकल नहीं, इसमें रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस आपको पढ़नी है। इसमें जो आपको मैंने पीरियोडिक बोला, तो जैसा भी मैंने NaCl वाला स्ट्रक्चर बनाया था तो वो स्ट्रक्चर इसमें आते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर जो होंगे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके के आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग कैसे हो रही है, ये सब कुछ आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक, फिर आपका आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यानी कि ये जो 3 चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं ये आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ये 2 चैप्टर जो है इनमें से आएगा रिएक्शंस आएंगी, थ्योरी पोर्शंस आएगा, इसमें आप उतना ज्यादा डीपली इसमें टेंशन लेने की जरूरत। एसिड और बेस में डिफरेंस आ सकता है, एसिड बेस सॉल्ट इन तीनों में डिफरेंस की आने की संभावनाएं हैं, तो वो तो आप लोग थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे ही। ठीक, तो इन तीनों चैप्टर को भी आप ऐसे ही करेंगे सेम, कैसे मैंने बताया कि आप चैप्टर रीड करिए, चैप्टर रीड करने के बाद आपको बताया कि पीछे के जो क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करिए, चैप्टर समझिए, रिएक्शन याद करिए, रिएक्शंस को याद करना इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन पूरी प्रॉपर अलग अलग उसमें आ सकती है। तो यहाँ पे तक बात हुई आपकी साइंस के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यानी कि इंग्लिश के बारे में।
ठीक। तो गाइस अभी मैंने बताया आपको इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे कि आपको वैसे पता है बहुत जो हर स्कूल की क्या है कि सब अपने अपने स्कूल में डिफरेंट तरीके की बुक चलवा रहे हैं, है सारी सीबीएसई की ही, मगर सब में क्या है डिफरेंट, किसी में कुछ चल रही है, किसी में कोई बुक चल रही है, तो सबका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो क्या है कि मैं उस सिलेबस को पूरा जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, या फिर आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर भी उसमें जो वहाँ पे जाके मैं उसको पूरा अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी उसको चेक ऑन कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश में पढ़ाऊंगी ही, तो सारे वीडियो से आप कनेक्टेड रहेंगे, तो इंग्लिश के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप कहेंगे कि आपको सोशल साइंस भी पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सोशल साइंस को भी पढ़ाऊँ, लेकिन उसके पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आपको क्या पढ़ना है, और आज का वीडियो आपको कैसा लगता है, ये सब कुछ आप मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोशल साइंस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या नहीं आने वाला है, मैथमेटिक्स में क्या चीज़ आएंगी, क्या नहीं आएंगी, ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे आज मैंने साइंस को पूरा प्रॉपर किया है, वैसे ही एक एक करके हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को बताया जाएगा। साथ ही साथ जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो मेरे बीफार्म यानी बीफार्म के कोर्स के लिए भी होंगे। तो आप बीफार्म वाले जो भी बच्चे हों, बीफार्म कर रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड, तो वो सब सारे के सारे कनेक्टेड रहें, उनको डे टू डे, टाइम टू टाइम उनको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। टिल देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।